हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आ, आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और दिस टॉपिक नेम इज कैलेंडर और इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर भी लगभग सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, एक से दो क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे तो एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता ही है। और ये जो टॉपिक है इसमें फैक्ट्स ज्यादा है, क्योंकि कैलेंडर में कोई चेंज नहीं है। जो एक बार बन गया कैलेंडर, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अंदर कुछ यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, उस पे फोकस करना है। वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, कैसे कैलेंडर बना, कैसे वर्क कर रहा है, कुछ टर्म्स आएंगे, उस सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले कैलेंडर। कैलेंडर की बात कर रहे हैं। कैलेंडर में क्वेश्चन बहुत तरह के होते हैं, जैसे फाइंड द डे, फिर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो वो तो बाद में कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर के अंदर हमें समझना क्या है, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले उस पर हम लोग सारा काम कर लेते हैं। देखो, कैलेंडर में जो सबसे पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है ऑड डेज, यानी विषम दिन। ऑड डेज, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और ये जो ऑड डेज है, जो ये विषम दिन है, ये कैलेंडर का बैकबोन है। ये रीढ़ की हड्डी आप बोल सकते हो। सारा कैलेंडर जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब ऑड डेज पे ही होगा। सो ऑड डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक नया टेक्निकल वर्ड आया यहां पे, दिस इज ऑड डेज। पहले इसको डिफाइन करते है क्या ऑड डेज क्या है, किसको कहते हैं ऑड डेज। ऑड डेज के लिए सबसे पहला पॉइंट, टोटल डेज में 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होता है उसको हम विषम दिन कहते हैं। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट वीक, लास्ट इनकम्प्लीट वीक इज कॉल्ड ऑड डेज। जो अंतिम अधूरा सप्ताह होता है उसको हम विषम दिन कहते हैं। ऑड डेज करने का मतलब है कि डे को डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। डे डिफाइन नहीं हो सकते। इसे छोटे से एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे मान लो किसी महीने का, किसी मंथ का हम पिक करते हैं। हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपसे पूछूं, ये किसी महीने के लिए लिया हमने, जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी मंथ, एनी मंथ, किसी महीने का आप पिक कर लो। उस महीने के 7 डेज हमने पिक किया। कुछ चीजें हम स्केप कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल आपको पता होगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, डेज क्या क्या होता है, ये सब आपको पता है। तो हम मेन मेन चीज को पिक कर रहे हैं जो आपके नॉलेज पॉइंट से इंपॉर्टेंट। मान लो किसी महीने के 7 डेज लिया हमने। मैं आपसे पूछूं, इस 7 डेज में कुल मंडे कितने होंगे, कुल ट्यूसडे कितने होंगे, किसी भी डे के बारे में पूछा, नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा। अगर ये मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर ट्यूसडे स्टार्ट हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। अगर ये वेडनेसडे स्टार्ट हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर ये मान लो थर्सडे स्टार्ट हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर ये फ्राइडे स्टार्ट हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अगर ये सैटरडे स्टार्ट हो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अगर ये स्टार्ट हो जाए मान लो संडे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कहने का मतलब है आप किसी भी डे से स्टार्ट कर लो, किसी से भी स्टार्ट कर लो, ईच एंड एवरी डे ओनली वन टाइम। आप इससे स्टार्ट करो तब भी संडे एक बार है, मंडे एक बार है, ईच एंड एवरी डे ओनली वन टाइम। या आप इससे स्टार्ट कर लो सेकेंड, तब भी जो भी डे है केवल एक ही बार है। या आप वेडनेसडे से स्टार्ट हो तब भी एक ही बार। आप किसी से स्टार्ट कर लो, ईच एंड एवरी डे ओनली वन टाइम। व्हाई? बिकॉज दिस इज द कंप्लीट 1 वीक। ये एक सप्ताह है, एक सप्ताह है, 1 वीक की बात कर रहा है। केवल 1 वीक, केवल 1 वीक की बात कर रहे हैं।
एक सप्ताह की बात कर रहा है, यानी एक सप्ताह तो 7 दिन हो गया, तो ईच एंड एवरी डे ओनली वन टाइम आप विल डिफाइन कर लेते हो। इसी प्रकार अगर 2 सप्ताह होता, 2 वीक्स होता, तो ईच एंड एवरी डे 2 टाइम्स, यानी वीक्स कंप्लीट हो, जितने वीक्स कंप्लीट होंगे उतने नंबर ऑफ डेज होंगे ईच एंड एवरी। लेकिन सेकेंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, मैं इसी क्वेश्चन में बात कर लूं कि अगर यही सपोज दैट, अगर यही हम लें, इसी की अगर हम बात करें, सेम चीजें, कि अगर यह 9 डेज का हो, 8 एंड 9 डेज, किसी महीने के 1 से लेकर 9 तारीख तक ले लिया, फ्रॉम 1 to 9, और आपसे अब पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, किसी भी मंडे कितने होंगे, ट्यूसडे कितने होंगे। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये मंडे शुरू, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, अगर मैं इसी को ट्यूसडे स्टार्ट, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी बेसिस लिखूंगा, बहुत सारे केसेस, 7 केसेस बनेंगे, लेकिन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको सीधे सिंपल एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर ये मंडे से स्टार्ट होगा तो फिर नेक्स्ट मंडे एक दिन और मिलेगा आपको, 2 मंडे, 2 ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे स्टार्ट हुआ तो 2 ट्यूसडे, 2 वेडनेसडे, अब मंडे एक ही बार होगा, ओनली वन टाइम मंडे, अब मंडे एक बार हो गया। जबकि पहले केस में मंडे 2 बार है, 1 एंड 2, लेकिन सेकेंड केस में देखें तो मंडे एक ही बार है। यानी कहने का मतलब है कि हमें स्टार्टिंग नहीं पता है कि स्टार्टिंग डे क्या है, सिर्फ आपसे पूछा है कि 9 डेज है, तो 9 डेज मंडे कितने होंगे, आप सिंपल सा बोलोगे एक सप्ताह कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट वीक है, कंप्लीट वीक है, और कंप्लीट वीक है, और 1 वीक है, केवल एक सप्ताह है, ओनली 1 वीक है, यानी ईच एंड एवरी डे ओनली वन टाइम, प्रत्येक दिन केवल एक बार होगा, क्योंकि एक सप्ताह हमारा कंप्लीट, सो ईच एंड एवरी डे ओनली वन टाइम। सेकेंड वीक, ये सेकेंड वीक है, बट दिस इज इनकंप्लीट, अधूरे सप्ताह है, अधूरे सप्ताह, इसका मतलब इसमें हम इसको डिफाइन नहीं, ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है। अब ये 2 दिन किस पे डिपेंड करेगा, अगर ये मंडे होगा तो मंडे ट्यूसडे, अगर ये ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर ये वेडनेसडे होगा तो वेडनेसडे थर्सडे, अगर ये थर्सडे हो गया तो थर्सडे फ्राइडे, अगर ये फ्राइडे हो गया फ्राइडे सैटरडे, अगर ये सैटरडे हो गया सैटरडे संडे, अगर ये संडे हो गया संडे मंडे। यानी ये 2 दिन चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, क्योंकि ये अधूरा सप्ताह है। स्टार्टिंग जब चेंज होगा तो लास्ट 2 डेज भी चेंज हो जाएगा, जो लास्ट इनकम्प्लीट वीक है उसके 2 डेज कुछ भी हो सकते हैं। अगर कंप्लीट होता है, किसी से स्टार्ट कर लो, ईच एंड एवरी डे 2 टाइम्स, सप्ताह के अंदर आना ही है, वो कंप्लीट रहेगा अगर पूरी पूरी तरह से। लेकिन इनकम्प्लीट वीक लास्ट है तो उसमें वेरिएशन पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो डिपेंड करता है स्टार्टिंग डे क्या है, स्टार्टिंग हमें पता नहीं है, वो चेंज हो रहा है। अगर ये मंडे है मंडे ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे तो ये सब चेंज कर रहा है, हमें ये 8 और 9 का वैल्यू चेंज दिख रहा है यहाँ। तो अब उस केस में मान लो पूछा मंडे कितने, अगर मंडे स्टार्ट होगा 2 मंडे मिलेगा, अगर मान लो ट्यूसडे स्टार्ट हुआ तो ट्यूसडे फिर मंडे एक ही मिलेगा आपको, 2 टाइम्स मंडे मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग 2 डेज क्या है, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे 2 बार मिलेगा आपको, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 बार मिलेगा, बाकी सब एक बार मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं दिस इज ऑड डेज, इसी कहते हैं विषम दिन, विषम दिन जहां पे हमें डे डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसको शॉर्ट बोला जाता है। ऑड डेज कहने का मतलब लास्ट इनकंप्लीट वीक इज कॉल्ड ऑड डेज, अंतिम अधूरा सप्ताह को ही विषम दिन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना हमेशा, कंप्लीट है तो 0 ऑड डेज है ही नहीं, सब कुछ सारे के सारे डेट डिफाइन है, कितने बार होंगे वहां पे।
मैं छोटा सा एग्जांपल एक और बताना चाहता हूं, मतलब और थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए आपको, मतलब व्हाट डेज को अच्छे से सीख लेना है ताकि कोई समस्या ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पैनिक ना हो कि कैसे हमें इसको सॉल्व करनी है। जैसे मान लो कि आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 15 16 17 18 19 20 21, ये आपके पास है 7 डेज 7 डेज 7 डेज, टोटल 21 डेज। क्लियर मैसेज है, आपसे पूछा जाए ये टोटल 3 वीक है, कंप्लीट वीक है, आपसे पूछा मंडे कितने, 3 मंडे। आप देखो यहां से स्टार्ट करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे से मंडे संडे कंप्लीट वीक है। सो एक चैनल जितने कितने सप्ताह हो गया, 1 वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक, 3 सप्ताह है। सो मंडे 3 टाइम्स, 3 बार, मंडे 3 बार, ट्यूसडे 3 बार, वेडनेसडे, ईच एंड एवरी डे 3 टाइम्स। जितने वीक कंप्लीट होंगे नंबर ऑफ डेज उतने होंगे, इसमें 0 ऑड डेज हो जाएगा क्योंकि लास्ट वीक हमारा जो लास्ट वीक है ये लास्ट वीक कंप्लीट वीक है, यहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, वेल डिफाइंड है ईच एंड एवरी डे। सो हियर इज ऑड डेज 0 क्योंकि लास्ट वीक इज कंप्लीट वीक, दिस इज नॉट इनकम्प्लीट। और सप्ताह इनकम्प्लीट कब होगा, जब उसमें 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, 7 दिन हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो सारे डे आ गए उसके अंदर। तो अब इसी को मैं थोड़ा अब ब्रीफ कर दे रहा हूं। तो एक पॉइंट आप मेंशन कर लेना कि ऑड डेज किसको कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे लास्ट इनकम्प्लीट वीक इज कॉल्ड ऑड डेज। अंतिम अधूरा सप्ताह को विषम दिन कहते हैं, कहा जाता है। लास्ट इनकम्प्लीट वीक इज कॉल्ड ऑड डेज। और अधूरा जो सप्ताह होगा, जो इनकम्प्लीट वीक होगा, जो अधूरा सप्ताह होगा, उसमें डेज क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें जो डेज की हम बात करेंगे, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, वो क्या क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 एंड 6। 1 एक दिन, एक सप्ताह, एक दिन का सप्ताह हो, 2 दिन का सप्ताह मतलब 1, फिर 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से हो सकता है आपको, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का और 6 दिन का। 7 दिन हो गया तो 0 ऑड डेज। अगर 7 डेज आ गया, नेक्स्ट अगर लिया आपने 7 डेज, 7 डेज तो 1 2 3 4 5 6 7, सो ऑड डेज 0, शून्य हो जाएगा 0, यानी विषम दिन शून्य हो जाएगा। इनको आप ध्यान रखना है। सो दिस वन, सीधा हमें क्या करना है यहां पे, अब फाइंड कैसे करनी है, कहता है टोटल डेज गिवन टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7, दिए गए दिनों की संख्या, दिए गए दिनों की संख्या को किससे भाग देना है, 7 से। 7 से भाग देने पे यहां पे जो भी आएगा वह सप्ताह की संख्या होगी। सप्ताह की संख्या, नंबर ऑफ वीक्स
और जो भी रिमाइंडर मिलेगा आपको जब 7 से भाग दोगे तो ये भागफल है, कोशिएंट है, और कोशिएंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वीक्स, और जो रिमाइंडर होगा शेषफल, दिस वन इज कॉल्ड ऑड डेज, विषम दिन। बच्चों एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पे, आपने एक जनरल इंफॉर्मेशन है मैथमेटिक्स का, आपने सीखा भी होगा बचपन में जब आपको लोअर क्लास में टीचर पढ़ाया होगा तो बताया होगा आपको कि किसी भी संख्या को जिस संख्या से भाग दी जाती है तो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होता है। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हो गया, शेष है जो उससे डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल करने का मतलब उससे छोटा है जो उसके टेबल में नहीं आएगा, उसको रिमाइंडर कहते हैं, शेष कहते हैं उसको वहां पे। तो अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर हमेशा 7 से छोटा होगा। सो रिमाइंडर इज ऑलवेज, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन 7। मतलब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा होता है, जो उससे डिविजिबल नहीं होगा, वो उसके टेबल में नहीं आएगा। तो जब भी आप देखो तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं किसी चीज को तो वह 4 से छोटा आएगा रिमाइंडर हमेशा। वो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 3। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे के सारे रिमाइंडर्स आपके हैं। तो एनी नंबर डिविजिबल बाय 7 सो विल गेट द रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन 7। किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पे रिमाइंडर हमेशा 7 से छोटा आएगा। तो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा वो लेस देन 7 आएगा। लेस देन 7 करने का मतलब है कि यह जो आएगा वो आपका 1 0 1 2 3, जो इनके पार्ट है 3 4 5 एंड 6, ये सारे के सारे आपका जो दिख रहा है दिस वन इज ऑड डेज। इसी को ऑड डेज कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड ऑड डेज। सो ऑड डेज रिप्रेजेंट, ऑड डेज इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो ऑड डेज है 1 2 3 4 5 6, दिस इज द अब 0 भी हमारा ऑड डेज है, बट दिस वन इज लास्ट इनकम्प्लीट वीक, अंतिम अधूरा सप्ताह कहेंगे इसको, अंतिम अधूरा सप्ताह। और जब 0 आएगा तो उस केस में हम बोलेंगे, 0 वाले केस में, दिस इज लास्ट कंप्लीट वीक, अंतिम पूर्ण सप्ताह। अंतिम पूरा मतलब पूरा लास्ट वीक जो है वो कंप्लीट है, वो इनकम्प्लीट नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं आप ये। तो आप इनको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना कि अगर रिमाइंडर 1 से 6 आ रहा है तो ये हमेशा लास्ट इनकम्प्लीट वीक को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो लास्ट कंप्लीट वीक यानी अंतिम पूर्ण सप्ताह की बात करेगा यहाँ पे। तो ये हमें आपको मैसेज देना था कि जब भी ऑड डेज की बात करें तो इनको दिमाग में रखना कि टोटल डेज को 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज होता है, और ऑड डेज हमारा 0 से लेके 6 तक आएगा। 1 to 6 अगर आ रहा है तो इसका मतलब अगर 1 आ रहा है तो अंतिम सप्ताह में केवल 1 दिन है। जैसे छोटे से एग्जांपल बताऊं, अब 0 के लिए कैसे हो, जैसे मान लो आ गया 28 दिन, जैसे डेज 28 है। अब आपसे पूछा इसमें बताओ 28 दिन में ऑड डेज कितने हैं, सीधा सिंपल क्या करेंगे, 28 को 7 से भाग दिया 428, रिमाइंडर इज 0, इसका मतलब 4 सप्ताह है। अंतिम सप्ताह कंप्लीट, फोर्थ वीक कंप्लीट है, 4 सप्ताह हमारे पास है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये कंप्लीट है हमारे पास, सारे के सारे कंप्लीट है। 4 सप्ताह, रिमाइंडर 0, मतलब केवल 4 सप्ताह, ओनली 4 वीक्स। सो ईच एंड एवरी डे 4 टाइम्स
मंडे 4 बार, ट्यूसडे 4 बार, मंडे इसमें भी है, मंडे इसमें भी, मंडे इसमें, मंडे इसमें, सब में सारे डे। मंडे 4 टाइम्स, ट्यूसडे 4 टाइम्स, थर्सडे 4 टाइम्स, ईच एंड एवरी डे 4 टाइम्स, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है, कंप्लीट है। लास्ट जो सप्ताह है वो चौथा सप्ताह है और वो भी कंप्लीट है हमारे पास, यानी 4 स्लॉट में 1 2 3 एंड 4। लेकिन एक एग्जांपल अगर ले, यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते, ये 0 के लिए देखा आपने, अगर मैं यहीं पे कर लूं दिस इज 29, हम करें कि डेज 29 दिन का है। अब इस केस में क्या करेंगे, 29 को 7 से भाग दिया, 4 हो गया 28, रिमाइंडर 1, यानी रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अब ये क्या कर रहा है, 4 सप्ताह की बात कर रहे हैं, 4 वीक्स की बात कर रहे हैं। 4 सप्ताह करने का मतलब है, और ये 4 सप्ताह कंप्लीट हो गया, और ये जो रिमाइंडर 1 है दिस इज 5th वीक एंड दिस इज इनकंप्लीट वीक। अंतिम यानी जो 5th है, ये जो 5वां सप्ताह है वह अधूरा सप्ताह है, और इसका जो स्लॉट बनेगा 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 1, दिस इज 29। ये 28 तक हमारे पास, एक से स्टार्ट किया 7, फिर ये 8, दिस इज 14, 15 से स्टार्ट किया, दिस इज 21, 22 स्टार्ट, दिस इज 28 एंड दिस इज 29। 4 सप्ताह हमारा कंप्लीट है, ये 5th वीक है, ये 5th वीक है जो अधूरा है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अब आपसे पूछा कि मंडे, ठीक है मंडे इसमें एक बार, इसमें मंडे एक बार, इसमें मंडे एक बार, इसमें मंडे एक बार, बट इसमें मंडे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किससे स्टार्ट हो रहा है पहला दिन, वो हमें नहीं मालूम। अगर मैं ट्यूसडे स्टार्ट कर दूं, अगर मंडे से स्टार्ट कर दिया दिस इज मंडे, अगर मंडे शुरू कर दूं मंडे, दिस इज मंडे, दिस इज मंडे, दिस इज मंडे, ऑल्सो मंडे, मंडे मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्यूसडे स्टार्ट कर दूं, ट्यूसडे ट्यूसडे, दिस इज ट्यूसडे, ट्यूसडे, दिस इज ट्यूसडे, मंडे नहीं मिलेगा हमें, मंडे एब्सेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना कि ऑड डेज है तो वहां पे इनकम्प्लीट वीक है, अधूरा सप्ताह अंतिम है, तो उसका फर्स्ट डे वही होगा जो सप्ताह का पहला दिन होगा, क्योंकि अधूरा सप्ताह फिर स्टार्ट हुआ है सप्ताह, तो ये वही होगा जो सभी सप्ताह का पहला दिन होगा, और वो हमें मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जा रहा है कि अगर ये मंडे होगा तो ये भी मंडे, अगर ये ट्यूसडे तो ये भी ट्यूसडे, अगर ये वेडनेसडे तो ये भी वेडनेसडे, वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि सप्ताह का पहला दिन क्या है। अधूरा सप्ताह है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है हर एक सप्ताह का पहला दिन क्या क्या है, उसी को ये भी फॉलो करेगा, वो हमें नहीं मालूम था, एज्यूम करेंगे, और जब एज्यूम करेंगे तो ये चेंज होगा हमेशा, और चेंज हो रहा है इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि किसी के बारे में हम कंफर्म नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। सप्ताह पूरा होता तो घूम फिर के वो उसको आना ही है, चाहे पहले आ जाए चाहे लास्ट में आए, उसके अंदर आना ही होगा, अगर पूर्ण सप्ताह होता तो कंप्लीट वीक होता तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 5th वीक था इनकम्प्लीट था, उसमें एक दिन है जिसके बारे में हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास, इसलिए दिस इज द ऑड डे, इसको अधूरा सप्ताह, अधूरा सप्ताह है इसलिए हम इसको ऑड डेज करते हैं, विषम दिन करते हैं यहाँ पे। तो ये रिमाइंडर 1 है तो अंतिम सप्ताह 1 होगा, अगर ये 2 रिमाइंडर होता तो 2 दिन का हो जाता, अगर मान लो यहीं पर अगर 30 दिन होता है 30 डेज तो रिमाइंडर 2 हो जाता, और 2 रिमाइंडर होता तो अंतिम सप्ताह जो होता वो 2 दिन का हो जाता है, ये 29 और ये 30। अब ये क्लियर मैसेज है कि ये 2 दिन क्या हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि सभी सप्ताह का स्टार्टिंग 2 डेज क्या क्या है, और वो आप एज्यूम करोगे, अगर ये मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ये भी मंडे ट्यूसडे, अगर ये वेडनेसडे थर्सडे होगा तो वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, ये भी वेडनेसडे थर्सडे। तो कहने का मतलब है ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है, हम डिफाइन नहीं कर, आपसे पूछा मंडे कितने बार, तो ये कंफर्म है मंडे सब में होगा, ये सब चारों में, लेकिन यहां मंडे हो भी सकता है या नहीं, वो डिपेंड करते स्टार्टिंग क्या है। सैटरडे बोला कि सैटरडे 4 कितने सैटरडे, बोला कि 30 दिन में सैटरडे कितने होंगे, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सैटरडे, शनिवार कितने होंगे, शनिवार आप कहोगे कि एक सैटरडे यहां पे होगा, एक सैटरडे यहां पे होगा, कंप्लीट वीक है सैटरडे आना ही है, ये भी कंप्लीट वीक है सैटरडे आना ही, जैसे भी स्टार्ट करो आना ही होगा,
इसमें भी 7 दिन है, सैटरडे आना ही पड़ेगा। ये 7 दिन है, सैटरडे आना, लेकिन ये 2 दिन है। अब ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि स्टार्टिंग 2 डेज क्या होगा, और वो हमें मालूम नहीं है। तो यानी ये सैटरडे आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। ये हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे हो, तो सैटरडे आने की पॉसिबिलिटीज, संभावना बन रहा है, हो भी सकता है या नहीं भी, 100% श्योर नहीं। हाँ, अगर ये 7 दिन होता, अगर अंतिम सप्ताह भी 7 दिन हो जाता, अगर 2 5 2 7, अगर 7 दिन, कैसे इसमें स्टार्ट कर लो, डे मिलना ही है, 7 डेज है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वो डे आएगा ही वहां पे। तो ऑड डेज लास्ट इन कंप्लीट वीक, जिसमें हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और अगर 0 ऑड डेज आ रहा है, इसका मतलब अंतिम सप्ताह पूर्ण सप्ताह है, तो हर एक डे को 100% डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितने बार है टोटल डेज में। ये ध्यान रखना है इस चीज को। तो अगर ऑड डेज 1 से लेके 6 तक है, इसका मतलब अंतिम सप्ताह अधूरा है, और अधूरा सप्ताह है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हमें डे, नंबर ऑफ डेज के लेकर हमें कंफ्यूज कर रहा है, हम डिफाइन नहीं कर पाते। वो फिर डिपेंड करता है कि उस महीने के फर्स्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लास्ट जो इनकम्प्लीट वीक है उसको हम फॉलो करेंगे वहां पे। तो एक कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बनता है, पॉसिबिलिटी बनता है, संभावना। हमने थोड़ा टाइम दिया इस वर्ड समझाने के लिए, क्योंकि इसको सीखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रटने की जरूरत एकदम नहीं है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया, इसमें आपको अलग अलग एग्जांपल्स लिया है। तो बच्चों, आई थिंक मैं आशा करता हूं कि आपको ऑड डेज, क्योंकि हमने एक अच्छा टाइम दिया इस पे समझाने की कोशिश किया, तो मेरे हिसाब से आपको ऑड डेज क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम विषम दिन किसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस ऑड डेज को हम कहां कहां इंपुट करेंगे। आपके पास जब कैलेंडर बना, तो कैलेंडर में डेट्स लिया गया, और जब डेट्स लिया गया तो डेट्स 1 से लेकर 30 तक, फिर 1 स्टार्ट हुआ, तो बार बार 1 to 30 या 1 to 31, इस तरह से हमेशा रोटेशन मूव कर रहे हैं वहां पे। तो जब उसने डेज पहले लिया, सप्ताह 7 दिन की बात किया, 7 डेज, मंडे से लेकर संडे तक, ये तो पहले से आपको पता है। सप्ताह पहला वर्ड जो आया, पहले अगर हम बात करें तो पहले डे आया, डेज की हम बात करें, ठीक, और इसी डेज से बन गया हमारा वीक, सप्ताह, पहले दिन, ठीक, डेज, और फिर सप्ताह, वीक, और फिर वीक के बन गया मंथ, महीना, और महीना के बाद बना हमारा ईयर, जिसको वर्ष कहते हैं, और वर्ष के बाद बन गया हमारा शताब्दी, जिसको सेंचुरी कहते हैं, फिर डिकेड, इस तरह से आगे बढ़ता चला गया वहां पे। चलो उधर उतना नहीं, आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो सेंचुरी, शताब्दी तक ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप सेंचुरी तक कम से कम रखो। अब कहता है यहां पे, थोड़ा सा इसको और इधर लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस में मिल जाएगा। तो पहला बात किया हमने डेज का, फिर बात किया वीक, और फिर बात किया हमने ईयर, और फिर बात किया हमने सेंचुरी, यानी दिन, सप्ताह, वर्ष और शताब्दी। सप्ताह आपका क्लियर मैसेज है, 7 डेज का होता है, 7 दिन का, यह भी आपको पता है। अच्छा नहीं, यहां पे सबसे पहले हमने मंथ्स, और फिर इसके बाद सेंचुरी, यानी शताब्दी, और ये महीना, ठीक। डेज, दिन था वही, डेज का नहीं मतलब डेट्स की हम बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से 7 दिन लिया, सप्ताह में कन्वर्ट हो गया, फिर और बढ़े उसमें तो मंथ्स में आ गया। अब जो मंथ्स आया, वह मंथ्स
28 दिन का था, 29 दिन का, फिर 30 दिन का और 31 दिन, इसी स्लॉट में आ रहा है हमेशा। 28 डेज, 29 डेज, 30 डेज एंड 31 डेज। और यहां से फिर आपका क्लासिफिकेशन हुआ कि टोटल 12 मंथ्स, टोटल 12 मंथ से 12 महीने, और वो 12 महीने से आपका है, क्लियर मैसेज है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप बताइए जनवरी 31 डेज और फरवरी 28 हो या 29 हो, फिर ये 31, 30, 31, 30, 31, this is 31, 30, this one is 31, 30 and this is 31। ये भी आपका मैसेज मिल चुका है। ये आपने, आपकी जानकारी, आपके नॉलेज में है कि इस तरह से डेज होता है हर एक महीने में। और जब शताब्दी की बात किया, सेंचुरी की बात किया, तो सेंचुरी में, और हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि सेंचुरी के उसके बाद एक ईयर आता है, सेंचुरी में बाद बात करेंगे, इसके बाद फिर ईयर की बात करता है, वर्ष की बात करता है, और फिर 12 मंथ्स मिलके 1 ईयर होता है। तो ईयर हमेशा, अगर हम बात करें, दो तरह का है यहाँ पे, एक लीप ईयर है, लीप ईयर बोलते हैं। मैं इसको नीचे वाला थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, स्पेस कम मिल रहा है। लीप ईयर, और यहाँ पे कर लेते हैं ऑर्डिनरी ईयर। अधिवर्ष, और इसको कहते हैं सामान्य वर्ष। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, इनको आप ध्यान रखना इंग्लिश वाले। दिस इज लीप ईयर एंड दिस इज ऑर्डिनरी ईयर। अब लीप ईयर जो है वह 366 दिन का है, 366 डेज, 366 डेज। दिस इज 366 डेज, और ये जो होगा दिस इज 365 डेज, 365 दिन, 366 और 365। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद फिर सेंचुरी आता है जिसको शताब्दी कहते हैं। और शताब्दी वर्ष जो होगा वो 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स चलता रहेगा ये। उससे पहले हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं, मैं इनको हटा, ये तो आपको पहले से क्लियर ही है, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं ताकि मैं सबको इकट्ठा एक साथ ले चलूं। कंपैरेटिव समझना है हमें। वहां पे एक पॉइंट मैं और डिस्कस कर देता हूं आपको कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। दिस इज ईयर, हमने ईयर लिखा है। ये वर्ष की बात कर रहे हैं, और वर्ष को हमने ऐसे दिखाया 1, 2, 3, 4, 5। आप एक चीज ध्यान रखना, एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर। ये ऑर्डिनरी है, ये भी ऑर्डिनरी, ये दिस इज लीप, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, दिस इज लीप। यानी 4 वर्ष के स्लॉट में जो भी 4 वर्ष ले रहे हैं, उस 4 वर्ष के स्लॉट में ये 4 इयर्स ले रहे हैं, ये भी 4 इयर्स, ये भी 4 इयर्स। तो 4 वर्ष के स्लॉट में 3 वर्ष सामान्य वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, एंड 1 वर्ष 1 ईयर, दिस इज 1 ईयर,
लीप ईयर, अधिवर्ष। यानी ये ध्यान रखना है इसमें, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। यानी ऑर्डिनरी 3, लीप 1, ऑर्डिनरी 3, लीप 1। ये फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना है इस चीज को, एवरी 4 इयर्स। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। आप अगर वर्ष का, ईयर्स का बंडल लो तो एवरी 4th ईयर, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। आप जब भी 1 से स्टार्ट करोगे, बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे किसी भी वर्ष का, तो हमेशा ध्यान रखना एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। प्रत्येक चौथा वर्ष हमेशा अधिवर्ष होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि प्रत्येक चौथा वर्ष अधिवर्ष होता है। एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर, एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, इफ गिवन ईयर डिविजिबल बाय 4, यदि दिए गए, या एक और पॉइंट लेते, मल्टीपल्स ऑफ 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। 4 का गुणज वर्ष को, सब एक ही डिफिनेशन है, ध्यान रखना कि एक ही चीज को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। चाहे ऐसे आप बोलो, ठीक है, या फिर आप इस तरह से बोलो, 4 का गुणज वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। यानी ये भी वही चीज कर रहे हैं, 4 का गुणज या प्रत्येक चौथा वर्ष। देखो 4 का गुणज है 4, 8, 12, क्या है, 4 का मल्टीपल्स है। एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर, एवरी फोर्थ मतलब हुआ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। इसको 4 का मल्टीपल्स ही बोल सकते हैं। तीसरे तरीके से क्या बोलोगे, दिए गए वर्ष 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो उस वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। इफ गिवन ईयर कंप्लीट डिविजिबल बाई 4, so given year is called लीप ईयर। इसको भी ध्यान रखो, यानी कहने का मतलब है कि हमने लीप ईयर भी सीखा है। लीप ईयर को आप हम लोग बचपन में इसको रटते थे क्लास में। ऑलमोस्ट जितने बच्चे हैं आप सभी हमसे सहमत होंगे कि आप बचपन से इसको रटते आए हैं। टीचर भी इसी को रटाया है, क्यों बोला कि चलो बच्चा इसको याद कर लो कि कोई वर्ष है 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ लीप ईयर होगा। लेकिन क्यों 4 से डिविजिबल है ये नहीं बताएगा आपको। और एक चीज और सबसे इंटरेस्टिंग है, 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पहला ऑर्डिनरी है, 2 रिमाइंडर दूसरा ऑर्डिनरी है, 3 रिमाइंडर तीसरा ऑर्डिनरी है, अगले बार 4 जीरो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, 2, 3 और 0 आएगा। जीरो रिमाइंडर कहने का मतलब है कि पूरा डिविजिबल है, वह लीप ईयर।
एक रिमाइंडर मतलब पहला ऑर्डिनरी, हम कह रहे हैं इसी की हम बात करते हैं। 4 को 5 से भाग दो, एक रिमाइंडर पहला ऑर्डिनरी। 6 को 4 से भाग दो, दो रिमाइंडर दूसरा ऑर्डिनरी। यानी यहां पे एक रिमाइंडर आएगा, दो रिमाइंडर आएगा, 3 शेषफल आएगा, तीसरा ऑर्डिनरी, 0 रिमाइंडर मतलब लीप ईयर है। एक रिमाइंडर पहला ऑर्डिनरी, दो रिमाइंडर किसी में देख लो, 9 4 से भाग दो, एक रिमाइंडर आएगा पहला ऑर्डिनरी, दो रिमाइंडर दूसरा ऑर्डिनरी, तीन रिमाइंडर तीसरा ऑर्डिनरी, 0 रिमाइंडर लीप ईयर। 4 साल का स्लॉट लो, 4 साल में ये हमेशा आप सीधा 4 से भाग देने पे अगर एक रिमाइंडर मतलब है उस 4 वर्ष का पहला ऑर्डिनरी है, दो रिमाइंडर दूसरा ऑर्डिनरी है, तीन रिमाइंडर तीसरा ऑर्डिनरी, अगले बार 0 रिमाइंडर मतलब वो लीप ईयर आ रहा है। तो इससे हम नंबर ऑफ लीप ईयर से फाइंड कर सकते हैं। अब बताओ इसी में अगर आपसे पूछता है यहां पे कि ये 12 साल में कुल कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 12 साल में कुल कितने लीप ईयर्स आए हैं, तो कॉमन सेंस है 12 साल में कुल कितने लीप ईयर, आप बचपन से 4 से भाग दे दो। भाई 4 से क्यों भाग दे रहा है, क्योंकि 4 हर एक 4 साल के बाद रिपीट हो रहा है स्लॉट, 4 का स्लॉट चल रहा है इसलिए 4 से भाग देते हैं। ऑर्डिनरी 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 फिर ऑर्डिनरी, वही सेम चल रहा है, कोई 5वां वर्ष डिफरेंट नहीं आ रहा है हमारा। 4 वर्ष के बाद स्लॉट, इसलिए कहता है कि दिए गए वर्ष 12 को 4 से भाग दो, 3 12 रिमाइंडर 0। जो 3 आ रहा है ये जो कोशिएंट है, जो ये भागफल है, ये नंबर ऑफ लीप ईयर्स की बात कर रहा है, अधिवर्ष की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ लीप ईयर। और ऐसे भी ध्यान रखना है यहां पे कि 12 वर्ष में कितने लीप ईयर है, फिंगर पे काउंट कर लेते हैं, 4 8 और 12, ये फिंगर काउंटिंग कि 12 वर्ष में कितने लीप ईयर है, तो 4 हो गया, 4 का मल्टीपल्स 4 8 12, 3 लीप ईयर है, बाकी सब ऑर्डिनरी है। दूसरा तरीका है कि 4 से भाग देते हैं इसको, क्योंकि 4 वर्ष पे रिपीट हो रहा है। अब 3 देखो, ये 3 का मतलब क्या हुआ, 3 तो आप बोलोगे अधिवर्ष है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 का जो 3 स्लॉट है, 1 2 3 4, एक स्लॉट, 1 2 3 4 दूसरा स्लॉट, 1 2 3 4 तीसरा स्लॉट है। 3 रिमाइंडर करने का मतलब है कि 12 को 4 से भाग देने पर जो 3 भागफल है, वो कहने का मतलब है कि 4 वर्ष का 3 ग्रुप है, 4 ईयर्स का 3 ग्रुप है, 1 2 और 3, और प्रत्येक में एक एक लीप ईयर है। इसलिए कहता है कि जितना ग्रुप उतनी लीप, एक लीप, दो लीप, तीसरा लीप। 3 इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 4 ईयर्स, 4 वर्षों का कुल कितने ग्रुप है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इनको ध्यान रखना है चीजों को, ये इस पे हमें फोकस करनी है यहां पे, कैसे हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स फाइंड करनी है वहां पे। सो क्वोशिएंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 4 ईयर्स, 4 वर्षों का कुल कितना समूह है, और प्रत्येक समूह में केवल एक ही लीप ईयर है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना भागफल आता है उतने लीप ईयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी की बात कर रहा है तो सीधा आप ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा, कॉमन सेंस है, आप 12 में -3 कर लो, दिस इज 9, 9 हो गया, 9 करने का मतलब है 3 6 एंड 3 9। तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स फाइंड करने के लिए ध्यान रखना कि 4 से डिवाइड करेंगे, गिवन ईयर डिवाइड बाय 4, सो क्वोशिएंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीप ईयर्स। दिए गए वर्ष को 4 से भाग देने पे जो भी भागफल आएगा वह अधिवर्ष की संख्या को दर्शाता है। भागफल जो है डायरेक्ट नहीं, भागफल जो है वो 4 वर्ष के ग्रुप है, और प्रत्येक ग्रुप में एक ही लीप ईयर है, केवल एक लीप ईयर। तो थोड़ा सा हमें लीप ईयर को भी ये दिमाग में ध्यान में सेट रखना था, कैसे फाइंड कर दी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट का आता है, जो अगला पॉइंट है इसका इंटरेस्टिंग है, जरा उस पर काम कर लेते हैं। हमने देखा है यहां पे कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में, कि ये हमने लिया था ईयर, वर्ष, और वर्ष को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, या पहले लिया था हमने मंथ, महीना, फिर लिया हमने वर्ष, ईयर, और ईयर को दो भाग में डिवाइड किया था, लीप ईयर
ऑर्डिनरी ईयर, यानी अधिवर्ष और सामान्य वर्ष। अधिवर्ष 366 दिन का था और ये 365 का। और इसमें जो फैब होगा, जो फरवरी महीने होंगे, वो 29 दिन का होगा। और इसका जो फैब महीना होगा, जो फरवरी यानी फरवरी करो, ये आपका 28 दिन का होगा, 28 डेज। यही फर्क। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ये आपको इसके अंदर डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। वो एक कैलेंडर का कैलकुलेशन था, वो बेसिकली रोटेशन ऑफ अर्थ होता है सन का, और उसके हिसाब से वो टाइम का इंक्रीज बढ़ता जाता है हर एक घंटे पे कितना। वो बहुत टेक्निकल कैलकुलेशंस है, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है और किसी काम करने इररिलेवेंट है। अगर आपको इसके लिए नॉलेज चाहिए तो आप इस कैलेंडर का किसी भी साइट पे नेट पे आप चले जाओ, आपको ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। कैसे बहुत हेवी कैलकुलेशन उसके अंदर है, एक एक सेकंड, एक मिनट कैसे वो इंक्रीज हो रहा है और एक दिन में कन्वर्ट हो जा रहा है वहां पे। तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं इसको। आप सिर्फ इतना फैक्ट्स को ध्यान रखना। और लीप ईयर हमने बता दिया, कैसे लीप ईयर फाइंड करना वो भी हमने बता दिया कि 4 वर्ष का ग्रुप होता है जिसमें 3 एवरी 4th इज लीप ईयर। और 4 वर्ष के जो ग्रुप होगा उस 4 वर्ष में 3 ऑर्डिनरी और 1 लीप। दिए गए वर्ष को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, इसका मतलब पहला ऑर्डिनरी है, 2 रिमाइंडर दूसरा ऑर्डिनरी, 3 रिमाइंडर तीसरा ऑर्डिनरी, 0 रिमाइंडर मतलब लीप आ गया। उस 4 वर्ष में 3 ऑर्डिनरी 1 लीप, हर एक 4-4 वर्ष के स्लॉट में 3 ऑर्डिनरी 1 लीप, ये हमेशा ध्यान रखना। लीप ईयर्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना 4-4 वर्ष का स्लॉट लेंगे तो ये ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी दिस इज लीप, ऑर्डिनरी और दिस इज लीप, ऑर्डिनरी और दिस, यही ग्रुप चलता रहेगा हमेशा। 3 ऑर्डिनरी 1 लीप, ये 4-4 वर्ष का स्लॉट है, ये हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। तो जो भी भागफल आएगा वो नंबर ऑफ लीप ईयर्स, इसका हमने एग्जांपल आपको बता भी दिया था कैसे फाइंड करना है, जस्ट पीछे डिस्कस किया हमने। रेस्ट उसमें से ईयर्स में माइनस कर लो लीप ईयर को तो ऑर्डिनरी ईयर निकल जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ, एक छोटे से एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले भी लूं तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ वहां पे कि जैसे मान लो कि 18 वर्ष से 18 ईयर्स से, तो 18 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर्स होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे, अगर हमें ये फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? 18 वर्ष में हाउ मेनी लीप ईयर्स एंड हाउ मेनी ऑर्डिनरी ईयर्स, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो लीप ईयर के लिए, ऑर्डिनरी ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए क्लियर मैसेज है कि एवरी 4th इज लीप ईयर। तो 18 के लिए क्या क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, तो 1, 2, 3 एंड 4, सो 4 लीप ईयर्स, 4 लीप ईयर्स है। ये मैनुअल कर लिया आपने कि 18 वर्ष है 1 से लेकर 18 तक में, फ्रॉम 1 टू 18 ईयर्स, 1 से लेकर 18 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर्स है। मैनुअली क्या क्या होगा? 4, 8, 12, 16, एवरी 4th इज लीप ईयर, तो 4 आपको लीप ईयर्स मिल गया। तो 18 में से इसको माइनस कर लेंगे, 18 माइनस 4, ये हो गया आपका 14 ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष। दूसरा तरीका क्या होता है, सेकंड मेथड क्या होता है, इसको 18 को 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16, ये 2 रिमाइंडर आ गया, यानी कितना लीप हो गया? 4 लीप ईयर्स, ये 4 लीप ईयर्स हो गया। तो जो ये 4 निकल रहा है ना, ये बेसिकली 4 ग्रुप है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-4 वर्ष का ग्रुप है। एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, सब में ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लीप और लीप लीप एंड लीप, तो 4 लीप, दिस इज 4 लीप। ये 4 जो है दिस इज द ग्रुप ऑफ 4 ईयर्स। 1 से लेकर 18 तक में 4-4 वर्ष का कुल कितने ग्रुप होंगे? तो 4-4 वर्ष का कंप्लीट केवल 4 ग्रुप होगा, 16 हो गया, बाकी 2 नीचे, नेक्स्ट 2 ईयर्स, और दोनों ऑर्डिनरी है हमारे पास, तो सीधा हमने निकाल लिया 4 आपका लीप ईयर आ गया, दिस इज 4 लीप ईयर्स। और फिर जैसे 4 लीप ईयर्स निकल गया तो टोटल ईयर्स माइनस लीप ईयर बराबर ऑर्डिनरी ईयर। तो टोटल ईयर्स कितने हमारे पास है? 18, 18 में से 4 लीप ईयर हटा लो, दिस इज लीप ईयर। जो बच गया ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बच गया हमारे पास 16, सॉरी 14, 14, ये 14 आपका ऑर्डिनरी ईयर्स। ये ध्यान रखना है, टोटल ईयर्स माइनस लीप ईयर्स बराबर ऑर्डिनरी ईयर्स। तो एक ये लीप ईयर्स फाइंड करने का जो मेथड था वो हमने आपको दिखाया, समझाया कैसे निकालना है यहाँ पे। तो ये आपने देखा मंथ था, मंथ से फिर हम वर्ष आए, और वर्ष के बाद फिर सेंचुरी है जिसको शताब्दी कहते हैं। और शताब्दी जो होता है वो 100 ईयर्स,
फिर 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, फिर 400 ईयर्स, 500, 600, 700, 800, चलता रहेगा ये सब मूव करता रहेगा कंप्लीट। 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और भी चलेगा। जैसे आज अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में 2000 कंप्लीट हो चुका है। अब अगला 100 मूव किया है, अगला 100 मूव कर रहा है, अगला जो 100 मूव कर रहा है, तो अभी हम लोग 2020 में, फिर 21 आएगा, 2099 आएगा, फिर आपका टोटल 100 वर्ष आएगा, 100 ईयर्स आएगा, तो 2100 आ जाएगा। 21st सेंचुरी आई थिंक मैं तो ऑलमोस्ट नहीं रहूंगा क्योंकि 20 साल है और अभी एज 40 प्लस है, तो मान लो 40 साल और 40 ईयर्स, 40 ईयर्स दैट मीन 60 में, तो फिर भी 40 ईयर्स बचा हुआ है अभी पूरा कंप्लीट सेंचुरी कंप्लीट होने के लिए। तो हम तो नहीं रहेंगे, हो सकता है कि आपके जो आने वाले बच्चे होंगे वो इस चीज को देखेंगे कि 21st सेंचुरी के लिए 21वीं शताब्दी कैसा होगा। ठीक, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर उसके बाद 22nd सेंचुरी स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये मंथ देखा आपने, और मंथ में क्लियर मैसेज है कि इसमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका भी बता दिया आपने। 31, this one is 28 and 29, this is 31, this is 30, this is 31, 30, 31, 31, 30, this is 31, 30 and this is 31। ये सारे के सारे डेज, ठीक है, ये भी आपने देखा दिस इज डेज, और ये भी सारे के सारे ईयर्स थे। ठीक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग और मैं पॉइंट अब दिखा, तो फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे आपने बोला ईयर्स में एवरी फोर्थ इज लीप ईयर, उससे सेंचुरी भी कहेगा एवरी फोर्थ 100, एवरी फोर्थ 100 इज लीप सेंचुरी ईयर। ये ऑर्डिनरी सेंचुरी है, ये भी ऑर्डिनरी सेंचुरी है, ये भी ऑर्डिनरी, ये लीप सेंचुरी है, फिर ऑर्डिनरी, 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 दिस इज लीप सेंचुरी। आप इनको भी ध्यान रखना। जिस तरह से 100 वर्ष में एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, 4, 8, 12 चल रहा था, उसी प्रकार सेंचुरी में एवरी फोर्थ 100 इज लीप सेंचुरी है। सेंचुरी में भी लीप होता है, और जहां जहां लीप होगा उस वर्ष फरवरी महीने हमेशा 29 डेज लीप होना, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होना ऑर्डिनरी से, वो एक दिन बढ़ जाएगा वहां पे, फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा ऑलवेज। तो इस तरह से ये आपके इसके अंदर भी होंगे, इनको भी ख्याल रखना आप। ये भी 4 सेंचुरी का ग्रुप है यहाँ पे। जैसे ईयर में 4 का ग्रुप था, सेंचुरी में भी 4 का ग्रुप लेंगे वहां पे। 100, 200, 300, 400। 100 ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर, ये लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी सेंचुरी, ऑर्डिनरी सेंचुरी, ऑर्डिनरी सेंचुरी, लीप सेंचुरी, फिर ऑर्डिनरी, 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 फिर लीप सेंचुरी। यहां भी 4 कर लेंगे। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इसको बोलेंगे, अभी देखो यहां पे डिफाइन करना है सेंचुरी के अंदर के पहला पॉइंट 1, पहला पॉइंट हुआ कि एवरी फोर्थ 100 ईयर, every fourth 100 year is called, प्रत्येक 400वां वर्ष is called लीप सेंचुरी ईयर। प्रत्येक 400वां वर्ष अधि शताब्दी वर्ष है। प्रत्येक 400वां वर्ष अधि शताब्दी वर्ष। दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन है बताने का, दूसरा हमारे पास है
मल्टीपल्स 400 is called लीप सेंचुरी ईयर। 400 का गुणज अधि शताब्दी वर्ष कहलाता है। 400 गुणज, और 400 गुणज क्या क्या होगा? 400, या एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इफ गिवन सेंचुरी ईयर divisible by 400 is called लीप सेंचुरी ईयर। यदि दिए गए शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य हो तो उसे अधि शताब्दी वर्ष कहते हैं। और ये हमने पूरा डिफिनेशन दे दिया, और इस सब एक ही है। आप बचपन में क्या याद कर रहे थे, रट रहे थे बचपन से? दिस वन खूब रटा होगा आपने, बैठ कर रट रहे हो उसको, जैसे लीप ईयर में था, दिए गए वर्ष 400 विभाज्य हो गया तो अधि शताब्दी वर्ष, अधि वर्ष कहते हैं। 400 विभाज्य हो गया तो शताब्दी वर्ष। अरे रटना नहीं है, उसको अंडरस्टूड करो, समझो उसको, ऐसा क्यों हुआ, कैसे इसको करनी है हमें। यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे हमें काम करनी है, तो आप इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, इसी हिसाब से काम करना है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें कि सेंचुरी का भी अपना 4-4 सेंचुरी का ग्रुप है, 100, 200, 300, 4-4 का है। यहाँ पे करें 400 से भाग देने पर, जैसे मान लो लिया आपने 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, तो ये सेंचुरी का ग्रुप लिया आपने। ये ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, तो 4-4 वर्ष का 4-4 का ग्रुप बन रहा है आपका। वैसे जैसे आपने लीप वाले केस में किया था, ईयर के अंदर 100 वर्ष के अंदर, वो 100 वर्ष के अंदर था, 100 वर्ष के अंदर 4-4 वर्ष का स्लॉट लिया था। अब ये क्या है, 100-100 वर्ष का ग्रुप चल रहा है, 100, 200, 300, उसमें कर रहा है एवरी 400। अगर आपसे पूछा है कि 800 में कुल कितने लीप सेंचुरी आएंगे, सीधे क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं उसको, कि 8 या 900, एक 900 लेते हैं, यहां तक निकाले 900, 400 से भाग दिया, 4 2 से 8, ये आ गया 100। 900 को 400 से भाग दिया तो 2 से लगाया तो रिमाइंडर आ गया 100। अब 100 रिमाइंडर करने का मतलब है, अब 400 से लगेगा नहीं, तो 2 जो आया, ये 2 करने का मतलब क्या है, 2 स्लॉट, 2 ग्रुप हमारा कंप्लीट है, 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप, तो 2 सेंचुरी लीप सेंचुरी मिल गया, मतलब एक 400 और एक 800। और 100 रिमाइंडर कहने का मतलब है पहला ऑर्डिनरी, ग्रुप का फर्स्ट ऑर्डिनरी। ये हमेशा ख्याल रखना है इस चीज को। अगर इसी में 10 होता, 10 लगाते, 200 मतलब सेकेंड ऑर्डिनरी, सेकेंड ऑर्डिनरी सेंचुरी, 300 रिमाइंडर मतलब 300 ऑर्डिनरी सेंचुरी, 100 रिमाइंडर दैट मींस 400 से भाग दे रहे हैं। और ऐसे भी देखो, अब 100 रिमाइंडर छोड़ दो आप, अगर मैं 900 को 400 से भाग देंगे तो ऐसे भी हमारा 0 0 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, मैंने 100 का मतलब दैट मींस 1 रिमाइंडर, सीधे 1 रिमाइंडर है। 100 रिमाइंडर मतलब दिस वन, 9/4 दिस इज 1 रिमाइंडर। आप चलो इसे टेक्निकल नहीं करना, आप ये ध्यान रखना कि अगर 100 रिमाइंडर आ रहा है तो पहला ऑर्डिनरी ग्रुप का, 200 रिमाइंडर, 400 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 100, 200, 300 और 0 रिमाइंडर, यही आएगा ना हमारे पास। 100 रिमाइंडर तो पहला ऑर्डिनरी, 200 रिमाइंडर सेकेंड ऑर्डिनरी, 300 रिमाइंडर तीसरा, 0 रिमाइंडर मतलब पहला लीप सेंचुरी। तो वही 100 वर्ष के अंदर सिखा था हमने 4, 8, 12 है, वैसे हमने सेंचुरी के अंदर देखना है।
तो आप इनको भी ध्यान रखना कि दिए गए वर्ष अगर 400 डिविजिबल है तो वह लीप सेंचुरी होगा, अगर 100 रिमाइंडर है तो पहला ऑर्डिनरी सेंचुरी, 200 रिमाइंडर दूसरा, चार 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 का जो ग्रुप है उसमें पहला ऑर्डिनरी, दूसरा ऑर्डिनरी, तीसरा और फिर लीप ईयर, फिर वही फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिर लीप ईयर। तो ये सेम कॉन्सेप्ट को आप लेके मूव करना है यहाँ पे। तो एक ये भी हमने आपको समझा दिया कि लीप ईयर दो जगह होगा, एक 100 वर्ष के अंदर और एक सेंचुरी के अंदर। तो आप इनको भी थोड़ा सा ख्याल रखना, और इस तरह से जो हमारे पास लीप सेंचुरी था वो आपने दिमाग में सेट कर लिया। तो ये आपका आ गया यहाँ पे, जो लीप सेंचुरी आएगा वो क्या क्या हो जाएगा, जो लीप अधिशताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर, और वो कौन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 400, 800, 1200, 1600, 2000 एक्सेट्रा, डॉट चलता रहेगा। ये मल्टीपल्स ऑफ 400, दिस इज लीप सेंचुरी ईयर, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप इनको ध्यान रखने यहाँ पे। तो एक हमने ओवरऑल देखा कि जब लीप ईयर्स की हम बात कर रहे थे, सेंचुरी ईयर की बात कर सॉरी जब वर्ष पर्टिकुलर वर्ष 100 ईयर्स के अंदर की हम बात कर, 100 वर्ष के अंदर की हम बात कर रहे थे इन 100 ईयर्स, तो उसमें हमने देखा कि लीप ईयर और समान वर्ष वो भी हमने सिखा दिया आपको। और फिर जब सेंचुरी ले रहे हैं, 100 वर्ष का ग्रुप ले रहे हैं, 100 ईयर्स, फिर 100, 200, फिर 300, 400, तो उसमें भी सीखा कि उसमें भी हमारे पास लीप सेंचुरी आता है और वो 400 का मल्टीपल्स होता है। बच्चों आज यहां तक हमने एक कॉन्सेप्ट आपको विजुअल कराया क्या होता है। अब हमें क्या करना है ना, इसके अंदर जाके हमें अब ऑड डेज फाइंड करनी है, विषम दिन देखना है। अभी तक सिर्फ हमने आपको कैलेंडर का एक रास्ता दिखाया हमने कि कैलेंडर के अंदर इनिशियल में स्टार्टिंग में क्या क्या बना, एक वर्टिकल डेवलपमेंट होता है ना, पहले की फाउंडेशन है फिर बिल्डिंग ऐसे कर रहे हैं। तो पहले डेज था, डेज से सप्ताह, वीक बना, वीक के बाद मंथ बना, मंथ के बाद फिर ईयर बना, ईयर बाद सेंचुरी। इससे हमने पहले वाकिफ कराया आपको पहले कि सब दिन क्या होता है, सप्ताह क्या होती है, वर्ष क्या होता है, वर्ष के अंदर क्या क्या पॉइंट्स, फिर वर्ष कितने तरह के होते हैं वो भी हमने आपको दिखाया। फिर हम आए सेंचुरी पे आए, 100 वर्ष का बंडल लिया 100 ईयर्स का, उसकी बात किया हमने आपको, ठीक। तो इन सब चीजों की हमने बात की यहाँ पे। अब इसके बाद फिर हम बात करेंगे ऑड डेज का, विषम दिनों की बात करेंगे कि इन सब में ऑड डेज कैसे फाइंड करने, कैसे निकालनी है। तो अगले क्लास में हम इन्हीं पे ऑड डेज पे बात करेंगे। और एक हमें पॉइंट और डिस्कस करनी है कि 100 ईयर्स है तो उसमें कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो ये दो पॉइंट हैं जो आगे हम मूव करेंगे, उसके बाद से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, गुड लक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग खुश रहिए और मजे कीजिए। धन्यवाद, बाय।